तो दोस्तों कुछ दिनों पहले अपराइजिंग नाम की एक मूवी हमें देखने को मिली थी नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। लोगों द्वारा उसे बड़ा प्यार दिया गया और अब वो ट्रेंडिंग पर आ गई है और अभी तक वो एक तरह से ट्रेंड कर रही है। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। तो आज मैं इस मूवी के बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, इस मूवी की फैक्ट, डिटेल, अपडेट, एक्सप्लेनेशन, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। विद्रोह कोरियाई शाब्दिक रूप से युद्ध और विद्रोह 2024 की दक्षिण कोरियाई ऐतिहासिक युद्ध एक्शन फिल्म है जो किम सांगमैन द्वारा निर्देशित, शिन चेओल और पार्क चान-वूक द्वारा लिखित और गैंग डोंगवोन, पार्क जियोंगमिन, किम शिनरोक, जिन सोन-क्यू, जंग सुंगिल और चा सेउंगवोन द्वारा अभिनीत है। फिल्म में कोरिया पर जापानी आक्रमण के दौरान बचपन के दो दोस्तों के जीवन को दिखाया गया है जो दुश्मन बन गए। इसका पहला प्रीमियर 2 अक्टूबर 2024 को 29वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की उद्घाटन फिल्म के रूप में हुआ था और इसे 11 अक्टूबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। आधार: चेन योंग, एक असाधारण सैन्य कौशल वाला गुलाम जो अन्यायपूर्ण दास्ता से मुक्त होने के लिए संघर्ष करता है, और जोंगर्यो, चेन योंग का स्वामी, अराजकता के समय में राजा सियोंजो के सबसे करीबी सैन्य अधिकारी और स्वयंसेवक सैनिक के दुश्मन के रूप में फिर से मिलते हैं। ढालना: गैंग डोंगवोन चेओन येओंग के रूप में एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सबसे बेहतरीन तलवारबाजी कौशल है। 3 जिन जेही, युवा चेओन येओंग के रूप में पार्क जियोंगमिन ली जोंगरियो के रूप में जोसियन के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी का बेटा और राजा सियोंजो का सबसे करीबी सैन्य अधिकारी। 3 युवा जोंगर्यो के रूप में ली यूनसांग, चा सेउंगवोन, किंग सियोंजो, जोसियन के राजा। किम शिनरोक, बियोमडोंग, नागरिक मिलिशिया का सदस्य। 3 जिन सोन-क्यू, किम जार्योंग के रूप में एक नागरिक मिलिशिया नेता। 3 जंग सुंगिल, जेनशिन, जापानी सेना का क्रूर मोहरा। 3 किम ह्यून। 4 उत्पादन विकास: जून 2023 में पार्क चान-वूक ने खुलासा किया कि वह लंबे समय से फिल्म की पटकथा लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे 2019 में पूरा किया। 5 क्योंकि पार्क एचबीओ सीरीज द सिंपैथाइजर को फिल्माने में व्यस्त थे, इसलिए किम सांगमैन ने फिल्म का निर्देशन किया। 6 ढलाई: 7 जून 2023 को नेटफ्लिक्स ने गैंग डोंगवोन, पार्क जियोंगमिन, चा सेउंगवोन, किम शिनरोक, जिन सोन-क्यू, जंग सुंगिल की कास्टिंग के साथ फिल्म के निर्माण की पुष्टि की। 7 मुक्त करना: 2 अक्टूबर 2024 को 29वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की उद्घाटन फिल्म के रूप में अपराइजिंग का पहला प्रीमियर होने की पुष्टि की गई। 8-9 फिल्म 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई। किम सांगमैन, कोरियाई, जन्म 28 जनवरी 1970, एक दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक और कला निर्देशक है। आजीविका: किम सांगमैन ने फिल्मों में पोस्टर डिजाइन करके अपना करियर शुरू किया, जिसकी शुरुआत 1997 में द कॉन्टैक्ट से हुई। उन्होंने लगभग 30 फिल्मों के लिए पोस्टर डिजाइन किए थे जब उन्हें 1998 में इफ द सन राइजेज इन द वेस्ट में कला निर्देशक बनने का अवसर दिया गया था। एक कला निर्देशक के रूप में उनके करियर का मुख्य आकर्षण उसके 2 साल बाद आया जब उन्होंने अब क्लासिक ज्वाइंट सिक्योरिटी एरिया में काम किया। कुछ समय बाद किम एक बैंड में एक बास वादक के रूप में शामिल हो गए और एक स्वतंत्र लेबल के तहत रिकॉर्ड किया गया। इस वजह से अगली फिल्म में उन्होंने 2006 में ब्लडी टाई पर काम किया। उन्होंने 2 पदों को संभाला, कला निर्देशक और फिल्म स्कोर संगीतकार बटा संगीत निर्देशक। 2008 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म क्राइम कापर बटा कॉमेडी गर्ल स्काउट का निर्देशन किया, जिसे काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। 3 किम ने अपनी तीसरी फिल्म द टेनर, लिरिको स्पिंटो के लिए मिडनाइट एफएम अभिनेता यू जीताए के साथ फिर से काम किया, जो दक्षिण कोरियाई टेनर बे जेचुल की 2014 की बायोपिक है। 4 फिल्मोग्राफी: निर्देशक के रूप में गर्ल स्काउट 2008, निर्देशक संगीत मिडनाइट एफएम 2010, निर्देशक पटकथा द टेनोर, लिरिको स्पिंटो 2014, निर्देशक पटकथा विद्रोह 2024, निर्देशक पिगपेन 2025, निर्देशक पटकथा लेखक। कला निर्देशक के रूप में ब्लडी टाई 2006, कला निर्देशक
संगीत, ध्वनि विभाग, संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र 2000, कला निर्देशक, हैप्पी एंड 1999, कला निर्देशक, यदि सूर्य पश्चिम में उगता है 1998, कला निर्देशक, चालक दल के रूप में, बैटलफील्ड हीरोज 2011, कला विभाग, पाजू 2009, एक हत्यारे की आवाज 2007, माई वाइफ इज अ गैंगस्टर 3, 2006, द रेस्टलेस 2006, एक साइबॉर्ग हूँ लेकिन यह ठीक है 2006, द फॉक्स फैमिली 2006, द होस्ट 2006, बेयरफुट की बोंग 2006, ब्लू स्वेलो 2005, टाइफून 2005, बाईस्टैंडर्स 2005, लव टॉक 2005, ब्लॉसम अगेन 2005, यू आर माई सनशाइन 2005, शॉर्ट टाइम 2005, सिंपैथी फॉर लेडी वेंजेंस 2005, स्वर्ग के सैनिक 2005, आवाज 2005, डेटिंग के नियम 2005, ए बोल्ड फैमिली 2005, हेलो ब्रदर 2005, रक्तवर्षा 2004, राष्ट्रपति का अंतिम धमाका 2005, एक यादगार पल 2004, बुनशिन साबा 2004, द प्रेसिडेंट्स बार्बर 2004, द बिग स्विंडल 2004, डांस विद सॉलिट्यूड स्वीट 60s 2004, एक अच्छे वकील की पत्नी 2003, कौन आर्यो 2002, एलबरी बस स्टॉप 2001, पार्क चानवुक कोरियाई, IPA PAKTNU के, जन्म 23 अगस्त 1963, एक दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता और पूर्व फिल्म समीक्षक है। उन्हें दक्षिण कोरियाई सिनेमा के साथ साथ 21वीं सदी के विश्व सिनेमा के सबसे प्रमुख फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। उनकी फिल्में, जो अक्सर अपराध, रहस्य और थ्रिलर को अन्य शैलियों के साथ मिलाती हैं, ने अपनी सिनेमेटोग्राफी, फ्रेमिंग, ब्लैक ह्यूमर और अक्सर क्रूर विषयवस्तु के लिए कुख्याति प्राप्त की है। 3 1990 के दशक में 2 असफल फिल्मों के बाद, जिन्हें उन्होंने बाद में काफी हद तक अस्वीकार कर दिया, पार्क अपने प्रशंसित तीसरे निर्देशन के प्रयास, जॉइंट सिक्योरिटी एरिया 2000 से प्रमुखता में आए, जो उस समय दक्षिण कोरियाई इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और जिसे पार्क खुद अपने निर्देशन की शुरुआत मानना पसंद करते हैं। 4-5 अपनी नई रचनात्मक स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए, उन्होंने अपनी अनौपचारिक द वेंजेंस ट्रिलॉजी बनाने वाली फिल्मों का निर्देशन किया। सिंपैथी फॉर मिस्टर वेंजेंस 2002, एक वित्तीय विफलता जिसने आलोचकों को ध्रुवीकृत कर दिया। इसके बाद ओल्ड बॉय 2003 और लेडी वेंजेंस 2005 आईं, दोनों को ही आलोचकों की प्रशंसा मिली और वे आर्थिक रूप से सफल रहीं। ओल्ड बॉय विशेष रूप से अब तक की सबसे महान फिल्मों में से एक मानी जाती है। द वेंजेंस ट्रिलॉजी के बाद पार्क के अधिकांश काम दक्षिण कोरिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक और आलोचनात्मक रूप से सफल रहे, जैसे कि प्यास 2009, द हैंडमेडन 2016, जिसने पार्क को अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार दिलाया, और डिसीजन टू लीव 2022, जिसने 2022 के कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। 11 उन्होंने अंग्रेजी भाषा की लघु श्रृंखला द लिटिल ड्रमर गर्ल 2018 और द सिंपैथाइजर 2024 का निर्देशन किया। प्रारंभिक जीवन। पार्क चानवुक का जन्म 23 अगस्त 1963 को सियोल में हुआ था। 12 उनके माता-पिता दोनों ही मूल सियोल निवासी थे जो 5 पीढ़ियों से सियोल में रह रहे हैं। उनके पिता पार्क डॉनसियो वास्तुकला के प्रोफेसर और अजो विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व डीन थे। इस बीच उनके दादा पार्क सेउंगसियो कोरियाई बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे। 13 पार्क ने सोगांग विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया, जहां वे फोटोग्राफी क्लब और फिल्म क्लब में शामिल हुए। 14 मूल रूप से एक कला समीक्षक बनने का इरादा रखने वाले पार्क ने वर्टिगो को देखने के बाद एक फिल्म निर्माता बनने का संकल्प लिया। 15
स्नातक होने के बाद उन्होंने पत्रिकाओं के लिए फिल्म पर लेख लिखे और जल्द ही यू योंगजिन द्वारा निर्देशित ककमडोंग और क्वाक जेयोंग माई सैसी गर्ल द्वारा निर्देशित वाटर कलर पेंटिंग इन ए रेनी डे जैसी फिल्मों के सहायक निर्देशक बन गए। फिल्म निर्माण। पार्क चान-वुक की फिल्मों ने अपनी सिनेमेटोग्राफी और फ्रेमिंग, काले हास्य और अक्सर क्रूर विषयवस्तु के लिए कुख्याति प्राप्त की है। 2-3 मई 2004 में द हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ एक साक्षात्कार में पार्क ने सोफोकल्स, शेक्सपियर, काफ्का, दोस्तोवस्की, बाल्जाक और कर्ट वोंगुट को अपने करियर पर प्रभाव के रूप में सूचीबद्ध किया। 15 लेसिनेटेक के लिए उनकी 61 पसंदीदा फिल्मों की सूची में लुचिनो विस्कोंटी, एबेल फेरारा, माइकल एंजेलो एंटोनियोनी, मिकियो नरूस और अल्फ्रेड हिचकॉक की कई फिल्में शामिल हैं। 52 उन्होंने मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर को अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक बताया है, जो फिल्म इतिहास का स्मारक है। 53 पार्क का फिल्म उद्योग में विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ सफल सहयोग का इतिहास रहा है। इन सहयोगों में सबसे लंबे समय से चली आ रही साझेदारी संपादक किम सांगबम के साथ है। 54 उनका संबंध उस समय का है जब पार्क, जो उस समय कॉलेज के छात्र थे, प्रधान संपादक किम सांगबम के नेतृत्व में निर्देशन विभाग में शामिल हुए थे। यह ध्यान देने योग्य है कि संपादक किम सांगबम के दिवंगत पिता, संपादक किम ही-सू, पार्क चान-वुक की पहली फिल्म द मून इज द सन्स ड्रीम में संपादक के रूप में शामिल थे। फिल्म जॉइंट सिक्योरिटी एरिया 1998 के बाद से संपादक किम सांगबम ने स्टोकर 2013 को छोड़कर द हैंडमेडन तक पार्क चान-वुक के सभी कार्यों को संपादित किया है। 55 पार्क की नवीनतम फिल्म डिसीजन टू लीव। पार्क ने जॉइंट सिक्योरिटी एरिया 1998 के बाद से संगीत निर्देशक जो योंगवू के साथ भी काम किया है। उसके बाद से दोनों ने कई अन्य प्रोजेक्ट पर साथ काम किया है, जिसमें ओल्ड बॉय, सिंपैथी फॉर लेडी वेंजेंस, द हैंडमेडन और डिसीजन टू लीव शामिल हैं। 57-58 पार्क ने कला निर्देशक रयू सेओंगही के साथ भी मिलकर काम किया है, जो मेमोरीज ऑफ मर्डर की फिल्म बना रहे थे जब पार्क ने उनसे ओल्ड बॉय पर काम करने के लिए कहा था। उसके बाद से उन्होंने पार्क के साथ आई एम ए साइबॉर्ग, बट दैट्स ओके, थर्स्ट, द हैंडमेडन और डिसीजन टू लीव पर काम किया है। 55 पार्क के एक और उल्लेखनीय सहयोगी छायाकार चुंग चुंगहून है। दोनों की पहली मुलाकात ओल्ड बॉय के निर्माण के दौरान हुई थी। उसके बाद से दोनों ने कई अन्य परियोजनाओं पर एक साथ काम किया है, जिसमें सिंपैथी फॉर लेडी वेंजेंस, आई एम ए साइबॉर्ग, बट दैट्स ओके, थर्स्ट और द हैंडमेडन शामिल हैं। चुंग को प्रकाश और कैमरा वर्क के असाधारण उपयोग के लिए जाना जाता है और उनकी दृश्य शैली पार्क की वायुमंडलीय और नेत्रहीन आश्चर्यजनक फिल्मों के लिए एक मजबूत मैच रही है। 59 उन्होंने कई परियोजनाओं पर पटकथा लेखक जियोंग सेओक्योंग के साथ अक्सर सहयोग किया है, जैसे सिंपैथी फॉर लेडी वेंजेंस, आई एम ए साइबॉर्ग, बट दैट्स ओके, थर्स्ट, द हैंडमेडन और डिसीजन टू लीव। 55, 60, 61, 62 पार्क में शीर्ष स्तर की अभिनय प्रतिभाओं को आकर्षित करने की प्रतिभा है। कोरिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध सितारे, जैसे चोई मिनसिक और सोंग कांगहो, उनके कास्टिंग चयन का अभिन्न अंग रहे हैं। सोंग कांगहो विशेष रूप से पार्क की 6 फीचर लंबाई वाली फिल्मों में दिखाई दिए हैं। पार्क हेल और शिन हाक्यून ने भी पार्क के साथ कई मौकों पर काम किया है, क्रमशः 3 और 4। उनके सहयोग को दर्शकों और आलोचकों दोनों ने बहुत सराहा है। आजीविका। पार्क की पहली फीचर फिल्म द मून इज द सन ड्रीम 1992 थी। 5 साल बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म ट्रायो बनाई। पार्क की शुरुआती फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रहीं और उन्होंने आजीविका चलाने के लिए फिल्म समीक्षक के रूप में अपना करियर बनाया। 2017 में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी निर्देशन की पहली फिल्म जैसे है, लेकिन मैं इसे इसी तरह रखना चाहता हूँ। 2000 में पार्क ने ज्वाइंट सिक्योरिटी एरिया का निर्देशन किया, जो व्यावसायिक और आलोचनात्मक दोनों ही दृष्टि से एक बड़ी सफलता थी, यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया में बनी उस समय की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म के रूप में कांग जेग्यू की श्री को भी पीछे छोड़ दिया। 19 इस सफलता ने पार्क के लिए अपनी अगली फिल्म को और अधिक स्वतंत्र रूप से बनाना संभव बना दिया। सिंपैथी फॉर मिस्टर वेंजेंस इसी रचनात्मक स्वतंत्रता का परिणाम है।
पार्क की अनौपचारिक रूप से शीर्षक वाली वेंजेंस ट्रिलॉजी में सिंपैथी फॉर मिस्टर वेंजेंस 2002, ओल्ड बॉय 2003 और लेडी वेंजेंस 2005 शामिल हैं। इसे मूल रूप से एक त्रयी के रूप में नहीं बनाया गया था। पार्क ने ओल्ड बॉय के लिए 2004 के कान फिल्म समारोह में ग्रैंड प्रिक्स जीता। फिल्में प्रतिशोध की निरर्थकता और इसमें शामिल लोगों के जीवन पर किस तरह के हेर बरपाती हैं, इस बारे में है। 20 लेडी वेंजेंस को अप्रैल 2006 में यूनाइटेड स्टेट्स थिएटर रिलीज के लिए टार्टन फिल्म्स द्वारा वितरित किया गया था। 21 अमेरिकी निर्देशक क्वेंटिन टारंटिनो पार्क के कट्टर प्रशंसक है। 2004 के कान फिल्म समारोह में मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पार्क की ओल्ड बॉय को पाल्मे डियोर से सम्मानित करने के लिए जोर दिया। यह सम्मान अंततः माइकल मूर की फ़ारेनहाइट 9/11 को मिला। 22 ओल्ड बॉय ने ग्रांड प्रिक्स जीता, जो कान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। टारंटिनो पार्क की जॉइंट सिक्योरिटी एरिया को 1992 के बाद से बनी शीर्ष 20 फिल्मों में से एक मानते हैं। 23 2004 से पार्क फिल्म निर्माण कंपनी मोहो फिल्म के मालिक हैं, जिसने स्नोपियर्सर 2013 और द हैंडमेडन 2016 के निर्माण में भाग लिया था। 24 2006 में पार्क 63वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आधिकारिक अनुभाग जूरी के सदस्य थे। फरवरी 2007 में पार्क ने 57वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अल्फ्रेड बाउर पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार महोत्सव के संस्थापक के नाम पर और नए दृष्टिकोणों को पेश करने वाले कार्यों की प्रशंसा में पार्क को उनकी फिल्म आई एम ए साइबॉर्ग बट दैट्स ओके के लिए दिया गया। 25 फेस्टिवल इंटरनेशनल डी सिनेमा डी कैटालुनिया 2009 में पार्क 2009 में पार्क ने सॉन्ग कांगहो अभिनीत वैम्पायर फिल्म थर्स्ट का निर्देशन किया, जिसने 2009 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रिक्स डू जूरी एंड्रिया अर्नोल्ड द्वारा निर्देशित फिश टैंक के साथ जीता। उन्होंने टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई का निर्देशन करने पर विचार किया, लेकिन अंततः इसे ठुकरा दिया। 26 2011 में पार्क ने कहा कि उनकी नई फंतासी हॉरर फिल्म परमंजंग नाइट फिशिंग पूरी तरह से आईफोन पर शूट की गई थी। 27 इस फिल्म का संनिर्देशन पार्क के छोटे भाई पार्क चान-क्योंग के साथ किया गया था, जिन्हें निर्देशन का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। इसे 2011 के बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के दौरान बर्लिनर शॉर्ट्स के लिए नामांकित किया गया था और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए गोल्डन बियर जीता था। 2013 में पार्क ने अपनी पहली अंग्रेजी भाषा की फिल्म स्टोकर का निर्देशन किया। 28 उन्होंने कहा कि उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया में तेजी लाना सीखा और 480 घंटों में फिल्मांकन पूरा किया। 26 हालांकि पार्क अंग्रेजी बोलते हैं, उन्होंने सेट पर एक दुभाषिया का इस्तेमाल किया। 26 स्क्रिप्ट ने उनका ध्यान क्यों आकर्षित किया, इस पर पार्क ने कहा, यह ऐसी स्क्रिप्ट नहीं थी जो सब कुछ समझाने की कोशिश करती और कई चीजों को प्रश्न के रूप में छोड़ देती, इसलिए यह दर्शकों को खुद के लिए जवाब खोजने के लिए प्रेरित करती है, और यही मुझे स्क्रिप्ट के बारे में पसंद आया। मुझे छोटी, कृत्रिम रूप से बनाई गई दुनिया के माध्यम से बड़ी कहानियां बताना पसंद है। 29-26 2 मार्च 2013 को पार्क स्मिथसोनियन के एशियाई कला संग्रहालय में फ्रीर गैलरी ऑफ आर्ट में आयोजित फिल्म स्टोकर के बारे में एक पैनल चर्चा में दिखाई दिए। 30 2014 में पार्क ने लग्जरी ब्रांड एर्मेनेगिल्डो ज़ेग्ना द्वारा कमीशन की गई एक लघु फिल्म का निर्देशन किया, जिसे खुद अयाको फुजितानी, चुंग चुंगहून और माइकल वेरवी ने मिलकर लिखा। क्लिंट मैंसेल ने संगीत दिया और जैक ह्यूस्टन और डैनियल वू ने अभिनय किया। इसे रोम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। 31 पार्क 2016 लुमियर फिल्म फेस्टिवल में द हैंडमेडन प्रस्तुत करते हुए सितंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि पार्क सारा वाटर्स के ऐतिहासिक अपराध उपन्यास फिंगरस्मिथ को अनुकूलित करेगा। 32 फिल्म ने 2015 के मध्य में निर्माण में प्रवेश किया और 31 अक्टूबर 2015 को समाप्त हो गया। 33 वह फिल्म द हैंडमेडन बन गई और 2016 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रशंसात्मक समीक्षाओं के लिए प्रतियोगिता में प्रीमियर हुई, जहां कलात्मक निर्देशक सेओंगही रयू ने तकनीकी कला के लिए वल्केन पुरस्कार जीता और फिल्म को पाल्मे डियोर और क्वीर पाम दोनों के लिए नामांकित किया गया था। 2016 के बिल्ड फिल्म अवार्ड्स में द हैंडमेडन ने सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री तायरी किम, द बिल्ड रीडर्स जूरी अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन सेओंगही रयू के लिए जीता।
34, 35, 11 अक्टूबर 2014 में यह घोषणा की गई कि पार्क ने विज्ञापन बॉडी स्वैप फिल्म सेकंड बॉर्न का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 36 जनवरी 2018 में यह कहा गया था कि पार्क जॉन ले कैरे के उपन्यास द लिटिल ड्रमर गर्ल के टीवी मिनी सीरीज रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। यह उसी वर्ष अक्टूबर में BBC वन पर प्रसारित हुआ और इसमें माइकल शैनन, फ्लोरेंस पुग और अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड ने अभिनय किया। 37 24वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पार्क ने कहा कि वह फीचर फिल्मों, थिएटर और टीवी के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जिसमें वेंजेस ट्रिलॉजी में एक नई किस्त और डोनाल्ड डी वेस्टलेक के उपन्यास द एक्स का रूपांतरण शामिल है। 38 पार्क ने पहली बार 2009 में पुस्तक को रूपांतरित करने पर चर्चा की थी, जब उन्हें कोस्टागेवर्स से मंजूरी मिली थी, जिनके पास अधिकार थे और जिन्होंने उपन्यास के पिछले संस्करण का निर्देशन किया था। 39-40 मई 2020 में यह घोषणा की गई कि वह अपनी अगली फिल्म की पटकथा पर काम कर रहे थे, जिसका शीर्षक अस्थायी रूप से हियोजिल ग्योलसिम द डिसीजन टू ब्रेक अप है। इसे एक मेलोड्रामा के रूप में वर्णित किया गया है और इसमें तांग वेई और पार्क है इल मुख्य भूमिका में होंगे। 41-42 अक्टूबर 2020 में फिल्म का शीर्षक डिसीजन टू लीव के रूप में सामने आया, जिसमें कहानी को एक मर्डर मिस्ट्री रोमांस के रूप में वर्णित किया गया है। फिल्म की शूटिंग उस महीने के अंत में शुरू होने वाली थी। अगस्त 2024 में पार्क ने द एक्स के अपने रूपांतरण का फिल्मांकन शुरू किया, जिसका शीर्षक नो अदर चॉइस। फिल्म में पार्क को अभिनेता ली ब्युंगहुन और चा सेउंगवोन के साथ फिर से देखा जाएगा। गैंग डोंगवोन, कोरियाई, जन्म 18 जनवरी 1981, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता हैं। उन्होंने एक मॉडल के रूप में शुरुआत की और फिल्म टेम्पटेशन ऑफ वुल्व्स 2004 के माध्यम से स्टारडम हासिल किया। इसके बाद उन्हें मोंडी थर्सडे 2006, जियोन वूची, द ताओइस्ट विजार्ड 2009, सीक्रेट रियूनियन 2010, कुंडो, एज ऑफ द रैम्पेंट 2014, द प्रीस्ट्स 2015, ए वायलेंट प्रोसिक्यूटर 2016, मास्टर 2016 और पेनिनसुला 2020 फिल्मों में अभिनय के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गैंग डोंगवोन का जन्म 18 जनवरी 1981 को बुसान में हुआ था और वे दक्षिण ग्योंगसांग प्रांत के चांगवोन में पले बढ़े। उनके पिता गैंग चेओलवू एक इंजीनियर थे और बाद में SPP है वी इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष बने। 2 गैंग के परिवार को कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और गैंग को अपनी ट्यूशन फीस चुकाने के लिए कॉलेज में पार्ट टाइम काम करना पड़ा। 3-4 137 के IQ के साथ शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली गैंग ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ अनसन में हन्यांग विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 5 आजीविका 2000 से 2004 शुरुआत। 2000 में जब गैंग प्रथम वर्ष के विश्वविद्यालय के छात्र थे तो उन्हें एक मॉडलिंग एजेंट ने सड़क पर देखा। इस तरह उनका मॉडलिंग करियर शुरू हुआ और वे पेरिस में DKNY, गुच्ची और ह्यूगो बॉस जैसे प्रेटे पोर्टर संग्रह के लिए कैटवॉक पर दिखाई दिए, साथ ही स्थानीय सियोल फैशन आर्टिस्ट एसोसिएशन SFA के लिए भी। 6 जो सुंगमो के आइसवियर के लिए संगीत वीडियो में कास्ट किए जाने के बाद गैंग ने अभिनय कक्षाएं लेना शुरू कर दिया, जिससे उनके करियर में बदलाव आया। 7 उन्होंने 2003 में टेलीविजन पर अपने अभिनय की शुरुआत की। कंट्री प्रिंसेस, जिसे फनी वाइल्ड गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, में एक क्षेत्रीय बोली वाले डॉक्टर की भूमिका निभाई और समथिंग अबाउट 1% में एक चैबोल के बेटे की भूमिका निभाई। 6-8 2004 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म रोमांटिक कॉमेडी टू ब्यूटीफुल टू लाई की शूटिंग की, जो मध्यम रूप से सफल रही। 2005 से 2010 कैरियर में सफलता और मुख्यधारा की सफलता। गैंग की पहली वास्तविक सफलता टेम्पटेशन ऑफ वॉल्व्स में मिली, जो गुयोनी के किशोर इंटरनेट उपन्यास का फिल्म रूपांतरण था। 9 गैंग की लोकप्रियता बाद में बढ़ी, जो अन्य एशियाई देशों, विशेष रूप से जापान तक फैल गई। इसके बाद वह मैजिक में एक एंटीहीरो के रूप में कुछ समय के लिए टेलीविजन पर लौटे, हालांकि इसे कम रेटिंग मिली। 6-8 गैंग की अगली भूमिकाएं मोंडी थर्सडे में मौत की सजा पर एक कैदी की भूमिका थी, 10 और वॉयस ऑफ ए मर्डरर में प्रतिपक्षी।
11 ड्यूलिस्ट और एम में ऑथर ली म्यूंगसे के साथ उनके 2 सहयोगों ने कोरियाई सिनेमा में शीर्ष युवा अभिनेताओं में से एक के रूप में गैंग की स्थिति को और मजबूत किया। 7 12 13 जिससे उन्हें अपने स्टाइलिश स्वभाव और भूमिकाओं के विविध विकल्प के लिए आलोचनात्मक मान्यता मिली। 6 गैंग ने कहा कि उन्होंने एक्शन फंतासी जियोन वूची द ताओइस्ट विजार्ड में शरारती शीर्षक चरित्र को निभाने का फैसला किया क्योंकि वह एक मज़ेदार फिल्म पर काम करना चाहते थे, क्योंकि वह कई गंभीर फिल्मों पर काम करने के दौरान भावनात्मक रूप से थक चुके थे। 14 चोई डोंगहून की फिल्म एक हॉलिडे ब्लॉकबस्टर बन गई, जिसने कोरिया में अवतार की रिलीज के केवल एक हफ्ते बाद सिनेमाघरों में खुलने के बावजूद सर्दियों के मौसम में 6 मिलियन से अधिक टिकट बेचे। 15-16 2010 में उन्हें जंगहून की जासूसी फिल्म सीक्रेट रियूनियन में अनुभवी अभिनेता सोंग कांगहो के साथ कास्ट किया गया था। 17 यह 2010 की सबसे बड़ी कोरियाई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में से एक बन गई, जिसमें 5 मिलियन से अधिक टिकट बिके। थ्रिलर हंटर्स 19-20 2010 से 2012 सैन्य सेवा गैंग ने 18 नवंबर 2010 को दक्षिण चुंगचयोंग प्रांत में नॉनसन सैन्य शिविर में 4 सप्ताह के बुनियादी प्रशिक्षण के लिए अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए भर्ती कराया। 21 इसके बाद सियोल सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में एक सार्वजनिक सेवा कार्यकर्ता के रूप में गैरसक्रिय ड्यूटी की। उन्हें 12 नवंबर 2012 को छुट्टी दे दी गई। 22 उनकी रिहाई के दिन उनकी एजेंसी ने शहर भर में विभिन्न स्थानों पर उनके 3 मिनट के यूट्यूब क्लिप को अपलोड किया, जिसका शीर्षक था गैंग डोंगवोन इनेडे। 23 2013 वर्तमान अभिनय में वापसी 2013 में गैंग किम जीवून द्वारा निर्देशित 30 मिनट की जासूसी थ्रिलर द एक्स में दिखाई दिए। 24 2014 में गैंग यूं जोंगबिन की पीरियड एक्शन फिल्म कुंडो एज ऑफ द रैम्पेंट में बड़े पर्दे पर लौटे, जिसमें उन्होंने एक नाजायज रईस के बेटे की भूमिका निभाई जो 19वीं सदी के जोसियन राजवंश में रॉबिन हुड जैसे अपराधियों के एक समूह को नष्ट करने का प्रयास करता है। 25-26 इसके बाद उन्होंने माई ब्रिलियंट लाइफ में अभिनय किया, जो कि ई जेयोंग की किम एरन के बेस्ट सेलिंग उपन्यास माई पैल्पिटेटिंग लाइफ का फिल्म रूपांतरण है, जो एक ऐसे जोड़े के बारे में है जिन्हें प्रोजेरिया से पीड़ित अपने बेटे को समय से पहले बूढ़ा होते देखना पड़ता है। 27-28-29 2015 में गैंग ने जंग जेह्यून की रहस्य थ्रिलर द प्रीस्ट्स में जीन वूची के सहकलाकार किम यूसोक के साथ फिर से काम किया। 2016 में गैंग ने ली इलह्यूंग द्वारा निर्देशित अपराध फिल्म ए वायलेंट प्रोसिक्यूटर में एक युवा ठग की भूमिका निभाई। 31 जो 2016 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली कोरियाई फिल्म बन गई। 32 उन्होंने उमताहवा की फंतासी फिल्म वैनिशिंग टाइम ए बॉय हू रिटर्न्ड। 33 और चो उइसोक की वित्तीय थ्रिलर फिल्म मास्टर में ली ब्यूंगहुन और किम वूबिन के साथ अभिनय किया। 34 यूनाइटेड आर्टिस्ट एजेंसी के साथ अनुबंध समाप्त करने के बाद। 35 गैंग ने जनवरी 2016 में एक नई एजेंसी YG एंटरटेनमेंट के साथ हस्ताक्षर किए। 36 2017 में गैंग ने जंग जूनहवान की ऐतिहासिक फिल्म 1987 व्हेन द डे कम्स में ली हान्योल के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई। 37 2018 में गैंग ने नोह डोंगसोक की थ्रिलर गोल्डन स्लंबर में एक राजनेता की हत्या के लिए तैयार किए गए डिलीवरी मैन की भूमिका निभाई, जो इसाका कोटारो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। 38-39 उनकी अगली परियोजना किम जीवून की साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर इलंग द वुल्फ ब्रिगेड थी, जो कि जिनरोह द वुल्फ ब्रिगेड एक जापानी एनिमेटेड थ्रिलर पर आधारित फिल्म रूपांतरण है। 40-41-42 2020 में गैंग ने येओन सांगहो की हॉरर थ्रिलर पेनिनसुला में अभिनय किया, जो 2016 की हिट ट्रेन टू बुसान का एक स्टैंड अलोन सीक्वल है। 43 इसके बाद उन्होंने हिरोकाजु कोरेएडा की फिल्म ब्रोकर में अभिनय किया, जहां उन्होंने डोंगसू की भूमिका निभाई, एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया था और अब वह सोंग कांगहो द्वारा निभाए गए अपने दोस्त के साथ परित्यक्त शिशुओं को बेचता है। 44 फिल्म ने 2022 के कान फिल्म समारोह में पाल्मे डियोर के लिए प्रतिस्पर्धा की। दिसंबर 2022 में गैंग ने लगभग 7 वर्षों के बाद YG एंटरटेनमेंट के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया। 45 और उसके बाद ग्रुप नाम से अपनी खुद की वन मैन एजेंसी की स्थापना की। 46
मार्च 2024 में इमेजिनस के उपाध्यक्ष रयू ह्युंगजिन ने सिने 21 के साथ एक साक्षात्कार में इमेजिनस के तहत संचालित 10 लेबल और उनके संबंधित नेताओं के बारे में विशेष जानकारी प्रदान की। इन लेबल में स्टूडियो ए था, जिसका नेतृत्व गैंग डोंगवोन द्वारा किया जाता है। इमेजिनस एक कंटेंट प्रोडक्शन कंपनी है जिसकी स्थापना 2021 में स्टूडियो ड्रैगन के पूर्व सीईओ चोई जिन्ही ने की थी। इमेजिनस के पास पाइपलाइन में कई आगामी प्रोजेक्ट हैं। उनमें से एक पोलारिस है, जो जियोंग सेओक्योंग द्वारा लिखित एक ड्रामा है जिसमें गैंग और जून जिह्यून मुख्य भूमिका में हैं, जिसे किम हिवोन द्वारा निर्देशित किया जाएगा और शोनर और स्टूडियो ए द्वारा सनिर्मित किया जाएगा। 47, 48, 49, 50। जून 2024 में गैंग को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया। 51 अक्टूबर 2024 में नेटफ्लिक्स ने अपराइजिंग 52 रिलीज की, जो प्लेटफॉर्म की पहली मूल फिल्म है जिसमें गैंग शामिल है, जिसका निर्माण पार्क चांदवुक ने किया है और निर्देशन किम सांगमैन ने किया है। विवाद। मार्च 2017 में मूवी वेबसाइट मैक्स मूवी के एक उपयोगकर्ता ने वर्तमान में सक्रिय मूवी अभिनेताओं की एक सूची अपलोड की जो जापानी समर्थक सहयोगियों के वंशज हैं, और गैंग को सूचीबद्ध किया। उनके नाना ली जोंगमैन 1885 से 1977 को जापानी समर्थक जीवनी शब्दकोश में सूचीबद्ध किया गया है, जो जापानी औपनिवेशिक शासन के दौरान खनन व्यवसाय में शामिल थे और जापानी सेना को दान देते थे। 53 इस खुलासे के कारण गैंग ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और वैनिशिंग टाइम ए बॉय हु रिटर्न्ड कमेंट्री के लिए अपनी निर्धारित रिकॉर्डिंग रद्द कर दी। पार्क जियोंगमिन, कोरियाई, जन्म 24 मार्च 1987, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता और लेखक है। उन्हें ब्लैक नाइट 2011, डोंगजू द पोर्ट्रेट ऑफ ए पोएट 2016, कीज टू द हार्ट 2018, स्टार्टअप 2019, डिलीवर अस फ्रॉम एविल 2020 और स्मगलर्स 2023, साथ ही टेलीविजन सीरीज हिलबाउंड 2021 और द आर्ट शो 2024 में अभिनय के लिए जाना जाता है। पार्क बेस्टसेलर पुस्तक ए यूजफुल पर्सन के लेखक भी हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 2005 में पार्क ने प्रतिष्ठित कोरिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और बाद में फिल्म निर्माता बनने के इरादे से पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में फिल्म मेकिंग में महारत हासिल की, लेकिन बाद में सेना से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने अभिनय में अपना प्रमुख स्थान बना लिया। 2 इसके बाद पार्क ब्यून योहान, लिम जियोन और सुहो जैसे सहपाठियों के साथ 2009 की कक्षा का हिस्सा बन गए। 3 आजीविका। 2011 से 2016, सफलता और आलोचनात्मक प्रशंसा। 2011 में पार्क ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित स्वतंत्र फिल्म ब्लैक नाइट के साथ अपनी स्क्रीन शुरुआत की। 4 जिसके लिए उन्हें 20वें बिल्ड फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने 2016 में डोंगजू द पोर्ट्रेट ऑफ ए पोएट में सॉन्ग मोंगग्यू के रूप में अपने प्रदर्शन के साथ सफलता हासिल की, जो कवियों डोंगजू के चचेरे भाई थे, जो कोरिया के जापानी कब्जे के दौरान अपने प्रतिरोध लेखन के लिए जाने जाते थे। 5 उनके चित्रण ने उन्हें 52वें बेक्सांग कला पुरस्कार, 37वें ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार, 36वें गोल्डन सिनेमा महोत्सव, कोरिया फिल्म एक्टर्स एसोसिएशन पुरस्कार, 16वें निर्देशक के कट पुरस्कार और 22वें चुनसा फिल्म कला पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 2017 वर्तमान, बढ़ती लोकप्रियता और निर्देशन की शुरुआत। 2017 में पार्क ने विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट के कोरियाई रूपांतरण में रोमियो के रूप में थिएटर में वापसी की, जिसमें मून ग्यूनंग ने जूलियट की भूमिका निभाई। 6 2018 में उन्होंने कॉमेडी ड्रामा फिल्म कीज टू द हार्ट में एक प्रतिभाशाली पियानोवादक के रूप में अभिनय किया, जिसे सावंत सिंड्रोम था। 7 उसी वर्ष पार्क सुपरहीरो फिल्म साइकोकाइनेसिस 8 में दिखाई दिए और ली जूने की ड्रामा फिल्म सनसेट इन माई होमटाउन में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक रैपर की भूमिका निभाई। 9 पेशेवर रैपर्स की मदद से पार्क ने 1 साल तक रैपिंग का अभ्यास किया और फिल्म में दिखाई देने वाले गीतों के लिए बोल लिखे। 10 2019 में पार्क। 2019 में पार्क ने मिस्ट्री थ्रिलर स्वाहा द सिक्स्थ फिंगर 11
में अभिनय किया। इसके बाद क्राइम ड्रामा फिल्म तज्जा, वन आइड जैक, 12 और वेबटून आधारित कॉमेडी फिल्म स्टार्टअप में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। 13 2020 में पार्क नेटफ्लिक्स की मूल फिल्म टाइम टू हंट 14 के मुख्य कलाकारों का हिस्सा था, जिसका प्रीमियर 17वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। उस वर्ष बाद में पार्क ने ह्वांग जंगमिन और ली जंगजे के साथ एक्शन फिल्म डिलीवर अस फ्रॉम एविल में यूई के रूप में अभिनय किया, जो एक ट्रांसजेंडर महिला है जो सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी से गुजरना चाहती है लेकिन ऐसा करने में सक्षम नहीं है। 15 यह फिल्म 2020 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण कोरियाई फिल्म बन गई। 16 अपने चित्रण के लिए पार्क ने 41वें ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, 57वें बेक्सांग कला पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म, 40वें कोरियन एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स पार्क ने एल कोरिया की 28वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष परियोजना के हिस्से के रूप में रिकनेक्ट के लिए एक संगीत वीडियो भी लिखा और निर्देशित किया। 2021 में पार्क ने ड्रामा फिल्म मिरेकल लेटर्स टू द प्रेसिडेंट में अभिनय किया। उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत शॉर्ट फिल्म अनफ्रेम्ड वोट फॉर इनो से की, जिसका प्रीमियर 26वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज हेलबाउंड के साथ हुआ, जिसमें पार्क ने छोटे पर्दे पर वापसी की। 2023 में पार्क ने किम हयसू, यम जंगा और जो इंसुंग के साथ एक्शन क्राइम फिल्म स्मगलर्स में अभिनय किया। 2024 में पार्क ने एक और नेटफ्लिक्स मूल श्रृंखला द आर्ट शो में अभिनय किया, जो बेजिंसू द्वारा नेवर वेबटून मनी गेम और पाई गेम पर आधारित थी। अन्य गतिविधियों लिखना 2014 में पार्क टॉप क्लास पत्रिका के लिए मासिक कॉलम के लेखक बन गए और समर्पित पाठकों का एक समूह स्थापित किया। उनके कॉलम का नाम इयोन ही है, जिसका अर्थ है शब्दों के माध्यम से दूसरों को खुश करना। 2 अपनी विनोदी और आत्महीन लेखन शैली के लिए जाने जाने वाले पार्क ने 2016 में निबंधों की अपनी पुस्तक प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था ए यूजफुल पर्सन। 2 पुस्तक बेस्टसेलर बन गई और 2019 तक इसकी 12वीं छपाई हो चुकी थी। 20 पार्क के पास सियोल के हापजोंगडोंग में बुक नाइट डे नामक एक किताबों की दुकान और कैफे भी है, जो 2019 में खोला गया था। 21 2020 के अंत में पार्क ने अपनी खुद की पुस्तक प्रकाशन कंपनी म्यूज बुक्स की स्थापना की और कंपनी द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक के संपादक बन गए। किम शिनरोक, कोरियाई, जन्म 1981, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री हैं। उन्हें 2021 की टेलीविजन सीरीज बियॉन्ड एविल, हेलबाउंड और वन ऑर्डिनरी डे में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए पहचान मिली। शिक्षा सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में भूगोल विभाग से स्नातक करने के बाद उन्होंने हान्यांग विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल में थिएटर और फिल्म में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने कोरियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज से अभिनय में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। 2 फिल्मोग्राफी पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट संदर्भ 2005 डेटिंग के नियम शिक्षक 1 प्रशस्ति पत्र आवश्यक 2008 मध्यम दायु प्रशस्ति पत्र आवश्यक 2018 जलना शिनरोक प्रशस्ति पत्र आवश्यक 2024 विद्रोह बियोमडोंग नेटफ्लिक्स फिल्म 3 टेलीविजन श्रृंखला वर्ष शीर्षक भूमिका नोट संदर्भ 2020 शापित सेओखी प्रशस्ति पत्र आवश्यक 2021 बुराई से परे ओह जीहवा 4 2022 यदि आप मुझ पर इच्छा रखते हैं हयजिन कैमिया 5 पुनर्जन्म अमीर जिन ह्वायंग 6 2023 अपहरण का दिन सेओ हयू 7 2024 आंसुओं की रानी ह्योनसुक कैमिया 8 2025 अंडरकवर हाई स्कूल सेओ म्यूंगजू 9 वेब सीरीज जिन सोनक्यू, कोरियाई, जन्म 13 सितंबर 1977, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। उन्हें बड़े पर्दे पर उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, जैसे द आउटलॉज 2017 और एक्सट्रीम जॉब 2019। उन्होंने 2017 में 38वें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में फिल्म द आउटलॉज में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। 2 शिक्षा जिन सेनक्यू का जन्म 13 सितंबर 1977 को दक्षिण कोरिया के दक्षिण ग्योंगसांग प्रांत के जिन्हेगु में हुआ था। उन्होंने जिन्हे हाई स्कूल को में पढ़ाई की और भारोत्तोलन,
ताइक्वांडो और हाप्किडो जैसे खेलों का आनंद लिया। जिन का व्यक्तित्व डरपोक था, लेकिन जब उन्होंने व्यायाम करना शुरू किया तो वे अधिक जीवंत हो गए। 3. 1996 में हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष के दौरान जिन की आकांक्षाओं ने एक अलग दिशा ले ली जब वह एक दोस्त के साथ जिन्हें में एक छोटी थिएटर कंपनी में गया। जब उसने कलाकारों को एक साथ अभ्यास करते देखा तो उसे तुरंत अभिनय से प्यार हो गया। पीछे मुड़कर देखने पर जिनको एहसास होता है कि वह हमेशा शर्मीला था और छाया में रहता था, जबकि दूसरे लोग हंसते थे और खुलकर बात करते थे। यह देखकर वह खुद को उस बेफिक्र माहौल में डुबोने के लिए तरस गया। मंच पर किसी और के रूप में अभिनय करना उसे बहुत खुशी देता था। 3. हाई स्कूल में जिन के अंतिम वर्ष की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उन्होंने अपने परिवार को कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में अभिनय करने के लिए जाने के अपने इरादे के बारे में बताया। कुछ परिवार के सदस्यों ने सवाल किया कि क्या वह कॉमेडियन परीक्षा देने पर विचार करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि अभिनय के लिए अच्छे दिखने वाले चेहरे की आवश्यकता होती है। 4. उनके पिता ने भी उन्हें हतोत्साहित किया। परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जिनके पिता चाहते थे कि वे अपने परिवार की वित्तीय कठिनाइयों के कारण एक स्थिर नौकरी करें। जिन ने कहा, इस स्कूल में दूसरों की तुलना में कम ट्यूशन है, इसलिए इसके लिए क्यों नहीं जाना चाहिए। जिनकी मां ने प्रवेश शुल्क के लिए 1.2 मिलियन वॉन उधार लिए, जिससे उन्हें स्कूल में गुप्त रूप से दाखिला लेने की अनुमति मिली। उनके पिता को इसके बारे में तभी पता चला जब जिन ने गर्मियों की छुट्टियों के बाद कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स से अपना स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद जिन विश्वविद्यालय में अभिनय विभाग के तीसरे बैच में शामिल होने के लिए सियोल चले गए। 3. 5. उन्होंने जंग यूजियोंग संगीत के स्नातक प्रदर्शन में अभिनय किया। आजीविका। जिन पार्क बोक्युंग और किम जिह्यून के साथ परफॉर्मेंस डिलीवरी सर्विस गंदा के 3 संस्थापक सदस्यों में से एक थे। थिएटर गंदा उस समय बनाया गया था जब मिन जुन्हो क्षेत्रीय प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, खासकर द मिरर प्रिंसेस प्योंगगांग स्टोरी के निर्माण में। सहायता निधि प्राप्त करने और त्योहारों में भाग लेने के लिए उन्हें एक थिएटर कंपनी की आवश्यकता थी। इसीलिए मिन जुन्हो ने थिएटर गंदा स्थापित करने का फैसला किया। सदस्यों के दूसरे बैच में अभिनेता किम मिंजे, ली ही जून, जियोंग सेना, पार्क मिनजंग, जियोंग येओन, वू जीसून और निर्देशक ली जेजुन शामिल थे। 6. जिन सोनग्यू ने 2004 में द मिरर प्रिंसेस प्योंगगांग स्टोरी नाटक से शुरुआत की। 7. जिन सेनग्यू, जिन्होंने 2010 में एमबीसी नाटक रोड नंबर 1 किम जिमिन द्वारा निर्देशित के साथ अपना टेलीविजन डेब्यू किया। मुशिन 2012, किम जिमिन द्वारा निर्देशित प्राइड एंड प्रेजुडिस 2014, किम जिमिन द्वारा निर्देशित और 3 डेज 2014, शिन क्यूंगसू द्वारा निर्देशित जैसे नाटकों में दिखाई दिए। हाल ही में उन्होंने एमबीसी के वीकेंड ड्रामा द रोजी लवर्स द वुमन किम ग्यूनहोंग द्वारा निर्देशित के सीक्वल में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। 8. जिन ने कांग युनसियोंग की फिल्म द आउटलॉज में चीन के यांबियान से ब्लैक ड्रैगन गुट के सदस्य वेन सुंगरोक की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। उस भूमिका में अपने प्रदर्शन के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में जजों से सर्वसम्मति से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीतने के बाद वह फिल्म उद्योग में स्टारडम की ओर बढ़ गए। 9. 10. वह फिल्म कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट 2 इंटरनेशनल में जंग म्योंगजून के रूप में दिखाई देते हैं। वह उत्तर कोरिया के एक खलनायक की भूमिका निभाते हैं जो एक वैश्विक आपराधिक संगठन के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। चा सेउंगवोन, कोरियाई, जन्म 7 जून 1970, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता हैं जिन्होंने 1990 के दशक में एक इन डिमांड फैशन मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया था। चा ने हिट कॉमेडी फिल्मों किक द मून 2001, जेल ब्रेकर्स 2002, माई टीचर, मिस्टर किम 2003 और घोस्ट हाउस 2004 के जरिए स्टारडम हासिल किया। अन्य शैलियों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित करने के बाद विशेष रूप से पीरियड थ्रिलर ब्लड रेन 2005 और मेलोड्रामा माई सन 2007 में चा की लोकप्रियता टेलीविजन सीरीज बॉडीगार्ड 2003, सिटी हॉल 2009, द ग्रेटेस्ट लव 2011, ए कोरियन ओडिसी 2017, वन ऑर्डिनरी डे 2021 और अवर ब्लूज 2022 के साथ जारी रही। आजीविका। चा ने सुंगक्यंकवान विश्वविद्यालय से पढ़ाई छोड़ दी। 1
और 1988 में एक फैशन मॉडल के रूप में एक सफल कैरियर शुरू किया। 2. उन्हें टीवी सिटकॉम न्यूयॉर्क स्टोरी में कास्ट किया गया, जिसने अंततः फिल्म में उनकी शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। 3. हालांकि उनकी पहली फिल्म हॉलिडे इन सियोल 1997 और उसके बाद की कई भूमिकाओं ने उन्हें एक बड़े स्टार के रूप में स्थापित नहीं किया, लेकिन उन्होंने 2000 में अग्निशमन फिल्म लिब्रामी में एक आगजनी करने वाले के रूप में अपने प्रदर्शन से ध्यान आकर्षित किया। अगली गर्मियों में किम सांगजिन की कॉमेडी किक द मून 4.3 मिलियन से अधिक टिकट बेचे गए की अपार सफलता ने उद्योग में मजबूत स्टार अपील वाले अग्रणी अभिनेता के रूप में उनकी जगह सुरक्षित कर दी। 3. तब से चा देश के कुछ निश्चित बॉक्स ऑफिस ड्रॉ में से एक बन गए हैं। प्रभावशाली फिल्म निर्माताओं के 2005 के एक सर्वेक्षण में उन्हें दक्षिण कोरिया के शीर्ष 10 सबसे बैंकेबल सितारों में स्थान दिया गया था। 4. 2003 की शुरुआत में चा ने एक भ्रष्ट स्कूल शिक्षक के रूप में थोड़ी अधिक गंभीर भूमिका निभाई, जिसे फिल्म माई टीचर मिस्टर किम में एक देश के स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। फिल्म ने 2.4 मिलियन से अधिक प्रवेश अर्जित किए और चा को उनकी अभिनय क्षमताओं के लिए अतिरिक्त प्रशंसा मिली। उन्होंने बाद में 2007 की कॉमेडी स्मॉल टाउन राइवल्स 5 के लिए निर्देशक जंग ग्यूसियोंग के साथ फिर से टीम बनाई। 3. चा जुलाई 2003 में प्रसारित KBS 2 के सप्ताहांत नाटक बॉडीगार्ड में एक निजी अंगरक्षक के रूप में दिखाई दिए। 6. उनकी अगली भूमिका घोस्ट हाउस में उन्हें निर्देशक किम सांगजिन के साथ एक सफल कॉमेडी में फिर से जोड़ा गया, जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो एक सपनों का घर खरीदता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह एक युवा महिला भूत द्वारा प्रेतवाधित है। 3. 2005 में चा ने उन हास्य भूमिकाओं को एक तरफ रख दिया जिसके लिए वह जाने जाते थे और भयानक पीरियड थ्रिलर ब्लड रेन में दिखाई दिए। 7. 8. फिल्म की अप्रत्याशित रूप से मजबूत व्यावसायिक सफलता ने कोरियाई दर्शकों के बीच चा की लोकप्रियता की पुष्टि की। 3. उन्होंने जंग जिन की मर्डर टेक 1, जिसे द बिग सीन के नाम से भी जाना जाता है, में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को साबित किया। 9. 10. 11. उन्हें उनकी एजेंसी गुडर बेटर एंटरटेनमेंट से प्रमुख फिल्म अभिनेता के रूप में नामित किया गया था। 12. चा ने अपने पहले मेलोड्रामा ओवर द बॉर्डर 2006 में अभिनय किया, जो एक उत्तर कोरियाई दलबदलू के बारे में था। 13, 14, 15 इसके बाद वह माई सन 2007 में जंग जिन के साथ फिर से जुड़े और उन्होंने कहा कि एक पिता के रूप में उनके अनुभव ने चरित्र को सीखने में बहुत मदद की। 16 इसके बाद स्टाइलिश क्राइम थ्रिलर आई फॉर एन आई 2008, 17 और सीक्रेट 2009 आई। 18, 19, 20, 21 चा 2009 में लेखक किम यून सूक द्वारा लिखित राजनीतिक कहानी सिटी हॉल में टेलीविजन पर लौटे। 22, 23, 24, 2010 उनके लिए एक व्यस्त वर्ष था। 25, 26 चा 2 फिल्मों में दिखाई दिए, ली जून एक हेलमेड पीरियड एक्शनर ब्लेड्स ऑफ ब्लड 27 और कोरियाई युद्ध फिल्म 71 इनटू द फायर 28, 29, 30 इसके बाद जासूसी श्रृंखला एथेना गॉडेस ऑफ वॉर 31, 32, 33, 34 चा बाएं से प्रथम जून 2010 में 2011 में हिट रोमांटिक कॉमेडी सीरीज द ग्रेटेस्ट लव में उनका किरदार घमंडी टॉप स्टार डोकोजिन एक मिनी पॉप कल्चर घटना बन गया, जिसने कई वाणिज्यिक सौदों और पैरोडी को जन्म दिया, साथ ही चा के लिए पुरस्कार भी जीते। 35, 36, 37 चा ने 2012 में जापानी अभिनेताओं त्सुयोशी कुसंगी, रयोको हिरोसु, तेरुयुकी कागावा और कोरियाई दिग्गज अभिनेता किम युंगसू के साथ स्टेज प्ले ब्रिंग मी माई चैरियट फायर में अपना थिएटर डेब्यू किया। ऐतिहासिक रूप से अशांत 1900 के दशक की शुरुआत में सेट कथानक कोरिया और जापान के कलाकारों की दोस्ती पर केंद्रित है, जो पारंपरिक कोरियाई कलाओं को संरक्षित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। 38, 39, 40 2014 में चा ने टैलेंट एजेंसी YG एंटरटेनमेंट के साथ अनुबंध किया। 41, 42 फिर पुलिस सीरीज यू आर ऑल सराउंडेड में अभिनय किया। 43 इसके बाद कॉमेडी नोयर फिल्म मैन ऑन हाई हील्स में निर्देशक जंग जिन के साथ उनकी तीसरी टीम अप हुई, जिसमें चा की माचो छवि को एक ट्रांसजेंडर हत्याकांड जासूस की भूमिका निभाकर बदल दिया गया। 44, 45 2015 में चा 3 मील सेडे
गोचांग विलेज में दिखाई दिए, जो कि दूरस्थ मांझे द्वीप पर सेट एक केबल रियलिटी शो था, जिसके लिए उन्होंने न्यूनतम मात्रा में सामग्री और उपकरणों के बावजूद अपने बहुमुखी खाना पकाने के कौशल के कारण चाजुमा अजुमा शब्द से उपनाम अर्जित किया। 46-47 फिर उन्हें पीरियड ड्रामा स्प्लेंडेड पॉलिटिक्स में प्रिंस ग्वांगहे के रूप में लिया गया, जो जोसियन राजवंश की पृष्ठभूमि के बीच सिंहासन के लिए सत्ता संघर्ष पर केंद्रित था। 48-49 चा ने अगली बार कांग वुसुक के पीरियड महाकाव्य गोसांजा डेडुंग्योजिदो में मानचित्रकार और भूविज्ञानी किम जोंगहो की भूमिका निभाई, जिसे पार्क बमशिन के उपन्यास द मैप मेकर से रूपांतरित किया गया था। 50-2017 में चा को टीवीएन की फंतासी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ए कोरियन ओडिसी में हांग बहनों द्वारा कास्ट किया गया था। 51 चा ने 2019 में पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म चीयर अप, मिस्टर ली 52 और 2021 में आपदा फिल्म सिंकहोल में अभिनय किया। 53 बाद में 2021 में उन्होंने ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज क्रिमिनल जस्टिस पर आधारित कुपंग प्ले की टेलीविजन सीरीज वन ऑर्डिनरी डे में किम सुह्यून के साथ अभिनय किया। 54 2022 में वह टीवीएन ड्रामा अवर ब्लूज में दिखाई दिए। 55 व्यक्तिगत जीवन चा और उनकी पत्नी ली सूजिन बेटी चा येनी, जन्म 2003, नाम रखा गया राहेल, के जैविक माता पिता हैं। जुलाई 2014 में चा और ली के बेटे चा नोआह, जन्म 1989, नाम रखा गया नूह, का जन्म पिता होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति 56 ने चा के खिलाफ 100 मिलियन का मानहानि का मुकदमा दायर किया और जल्दी ही वापस ले लिया, जिसके कारण अभिनेता ने स्वीकार किया कि नोआह ली की पिछली शादी से उनका बेटा है, और जब उनकी और ली की शादी हुई तो चा ने कानूनी तौर पर नोआह को गोद लिया था, जो उस समय 3 साल की थी। चा ने पहले नोआह की उम्र से मेल खाने के लिए अपनी शादी की तारीख 1989 बताई थी, गलत तारीख दर्ज करने के लिए माफी मांगी थी क्योंकि उनके बेटे को उसके पितृत्व का पता नहीं था। 29वां बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कोरियाई 2 अक्टूबर को बुसान के बुसान सिनेमा सेंटर में किम सांगमैन की दक्षिण कोरियाई फिल्म अपराइजिंग के साथ शुरू हुआ और इसमें 63 देशों की 278 फिल्में दिखाई गईं, जिनमें 224 आधिकारिक तौर पर आमंत्रित फिल्में और 54 सामुदायिक बीफ स्क्रीनिंग शामिल हैं। 1 पार्क बोयंग और आहन जेहोंग ने उद्घाटन समारोह की मेजबानी की। 2 ईरानी फिल्म निर्देशक मोहम्मद रसूलोव को प्रतिस्पर्धी अनुभाग न्यू करंट्स जूरी का अध्यक्ष चुना गया। 3 इस वर्ष उत्सव ने फोकस में एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की, ली सनक्यून की याद में, जिनकी मृत्यु 27 दिसंबर 2023 को हुई थी और उन्हें ऑस्कर विजेता फिल्म पैरासाइट में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। उन्हें मरणोपरांत कोरियाई फिल्म अचीवमेंट पुरस्कार भी मिलेगा। 4 गोंग म्यांग और चोई सुयंग द्वारा आयोजित समारोह के साथ महोत्सव का समापन हुआ। 5 सिंगापुर के एरिक खू द्वारा निर्देशित और फ्रांसीसी अभिनेत्री कैथरीन डेनेवे द्वारा अभिनीत फंतासी ड्रामा फिल्म स्पिरिट वर्ल्ड को समापन फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया गया। 6 समापन दिवस पर उत्सव का मुख्य पुरस्कार न्यू करंट्स अवार्ड दक्षिण कोरियाई फिल्म द लैंड ऑफ मॉर्निंग कैलम को दिया गया, जिसे पार्क ईवुंग ने बनाया था, जो एक ग्रामीण तटीय समुदाय के निवासियों के बीच सेट है, और द माव नांग द्वारा सनिर्मित फिल्म मा क्राई ऑफ साइलेंस एक युवा बर्मी महिला के बारे में एक फिल्म है जो एक कपड़ा कारखाने में काम करने के लिए बड़े शहर में जाती है। 7 अवलोकन महोत्सव के लिए फिल्म पंजीकरण मार्च 2024 में शुरू हुआ और प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2024 तय की गई। 8 महोत्सव के 29वें संस्करण के पोस्टर का अनावरण 27 अगस्त 2024 को किया गया। फिल्मों के सागर में शक्तिशाली रूप से उठती असंख्य लहरों के मूल भाव के आधार पर फिल्मों की विविध लहरों को प्रतीकात्मक रूप से कैप्चर करते हुए, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है, कला निर्देशक चोई सुंडे, जो दूसरे बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बाद से एक कला निर्देशक के रूप में काम कर रहे हैं, ने इसकी योजना बनाई और इसे डिजाइन किया। निर्देशक चोई सुंडे के अनुसार महासागर की छवि, अनंत संभावनाओं का एक स्थान और विभिन्न रंगों की लहरें एक साथ आती हुई इतनी जीवंत हैं कि यह बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के एक क्षणभंगुर क्षण की कल्पना करती प्रतीत होती है। 9 इस वर्ष वृत्तचित्र फिल्म निर्माताओं ने एक नए पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा की, फीचर वृत्तचित्रों के लिए एक दर्शक पुरस्कार। यह पुरस्कार महोत्सव के वाइड एंगल वृत्तचित्र खंड में प्रतिस्पर्धा करने वाले एकल वृत्तचित्र फीचर को दिया गया।
10 प्रतिस्पर्धी वर्गों न्यू करंट्स और जिसेओग के शीर्षकों की घोषणा 27 अगस्त 2024 को की गई थी। न्यू करंट्स उभरते एशियाई फिल्म निर्माताओं की पहली और दूसरी फिल्मों के लिए एक वर्ग है, जबकि जिसेओग खंड एशियाई निर्देशकों की फिल्मों का चयन करता है जिनके नाम 3 से अधिक फीचर फिल्में हैं और ऐसे 2 निर्देशकों को जिसेओग पुरस्कारों से सम्मानित करता है। 3 सितंबर को BIFF ने अपने 2024 संस्करण के लिए पूर्ण लाइनअप का अनावरण किया और कियोशी कुरोसावा को एशियाई फिल्म निर्माता ऑफ द ईयर पुरस्कार का विजेता घोषित किया। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म किम सांग मैन की अपराइजिंग और समापन फिल्म एरिक खू की फ्रांस, सिंगापुर, जापान के सनिर्माण की स्पिरिट वर्ल्ड थी। इस संस्करण से कैमेलिया पुरस्कार की शुरुआत की गई, जिसका नाम बुसान के शहरी फूल कैमेलिया के नाम पर रखा गया। चैनल की भागीदारी से स्थापित इस पुरस्कार का उद्देश्य फिल्म उद्योग में महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाना है। दक्षिण कोरियाई फिल्म कला निर्देशक रयू सेओंगही इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हैं। 13 त्योहार की सफलता की कामना करने के लिए पूर्व संध्या कार्यक्रम 1 अक्टूबर को बुसान के जंगगू में BIFF स्क्वायर के बाहरी मंच पर आयोजित किया गया था। दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री, गायक, गीतकार, निर्देशक और कलाकार को हयसन और निर्माता ली सेउंगगुक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गायक वोन मियोन को और DJ न्यू जिनसनिम के डीजेइंग द्वारा जश्न मनाया गया। 14 इस कार्यक्रम में दक्षिण कोरियाई अभिनेता चो जिनवोंग, जिन्हें इस वर्ष बुसान द्वारा प्रिय अभिनेता के रूप में चुना गया था, को प्रशंसा की एक पट्टिका मिली और पिछले साल त्योहार का दौरा करने वाले हांगकांग के अभिनेता और फिल्म निर्माता चाओ यूमफेट के लिए एक हस्तप्रिंट अनावरण समारोह भी आयोजित किया गया था। 15 जूरी स्रोत 16-17 न्यू करंट्स अवार्ड मोहम्मद रसूलोफ, जूरी के अध्यक्ष। मोहम्मद रसूलोफ ईरानी स्वतंत्र फिल्म निर्माता जो यूरोप में निर्वासन में रहते हैं, जूरी के अध्यक्ष। ली म्यूंगसे, दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्माता। जो उडोंग्यू, चीनी अभिनेत्री। कानी कुसरुती, भारतीय अभिनेत्री और मॉडल। वांजा कलुजिर्सिक, क्रोएशिया में जन्मे फेस्टिवल प्रोग्रामर, फेस्टिवल डायरेक्टर, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम। किम जीसोक पुरस्कार। क्रिश्चियन जून, फ्रेंच, कान फिल्म महोत्सव में फिल्म विभाग के निदेशक। प्रसन्ना विथांगे, श्रीलंकाई, फिल्म निर्माता। शिन सुवोन, दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक। BIFF मेसेनेट पुरस्कार। मोहसेन मखमलबाफ, ईरानी वृत्तचित्र फिल्म निर्देशक। फुजियोका असाको, जापानी, यामागाटा अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष। जेरोयूं, दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक। सोंजे पुरस्कार। यामानाका योको, जापानी निर्देशक। कॉन्स्टेंस त्सांग, न्यूयॉर्क स्थित चीनी अमेरिकी फिल्म निर्माता। लिम डेह्युंग, दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक। फिप्रेसी टेरेज विंक्स, हंगेरियन फिल्म प्रोफेसर। वांग सिन, ताइवानी लेखक। री सोवोन, दक्षिण कोरियाई फिप्रेशी की अध्यक्ष। नेटपैक इग्राशी कोहेई, जापानी निदेशक। हरमन वान आइकेन, बेल्जियम फिल्म प्रोफेसर। किम मियोंग, दक्षिण कोरियाई निर्देशक। DGK+M पुरस्कार। किम लोक्यंग, दक्षिण कोरियाई निर्देशक। ली डोंगयून, दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक। ली होजे, दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक। KBS स्वतंत्र फिल्म पुरस्कार। जुनह सुंगेल, दक्षिण कोरियाई फिल्म समीक्षक, निर्देशक। चोई कुकी, दक्षिण कोरियाई निर्माता। एन यूनमी, दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्माता। CGK सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार। पार्क जंगहुन, दक्षिण कोरियाई छायाकार। सुंग सेउंगताएक, दक्षिण कोरियाई छायाकार। चो योंगक्यो, दक्षिण कोरियाई छायाकार। आलोचक बी पुरस्कार। किम यंगग्वांग, दक्षिण कोरियाई फिल्म समीक्षक। हान चांगवुक, दक्षिण कोरियाई फिल्म समीक्षक। हाम यूंजियोंग, दक्षिण कोरियाई फिल्म समीक्षक। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार। किम सन्यंग, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के निर्णायक मंडल के सदस्य। किम सन्यंग, दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री। रयू जुन्योल, दक्षिण कोरियाई अभिनेता। ली चुन्योन फिल्म इम्प्रेशन पुरस्कार। यू जीताए, ली चुन्योन फिल्म इम्प्रेशन अवार्ड जूरी सदस्य। कांग जेकी, दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक। शिम जेम्यांग, दक्षिण कोरियाई, म्यांग फिल्म्स के CEO। यू जीताए, दक्षिण कोरियाई अभिनेता। क्वोन यंगराक,
दक्षिण कोरियाई निर्माता जंग हानसोक, दक्षिण कोरियाई महोत्सव सलाहकार। उद्घाटन और समापन समारोह। त्योहार का उद्घाटन समारोह 2 अक्टूबर को बुसान सिनेमा सेंटर आउटडोर थिएटर में आयोजित किया गया और नेवर टीवी पर इसका सीधा प्रसारण किया गया। 18 पार्क बोयंग और आहन जेहोंग ने उद्घाटन समारोह की मेजबानी की, जिसमें फिल्म उद्योग से कोरियाई और अंतर्राष्ट्रीय सितारों ने भाग लिया। कियोशी कुरोसावा को एशियाई फिल्म निर्माता का पुरस्कार दिया गया, जबकि दक्षिण कोरियाई फिल्म कला निर्देशक रयू सेओंगही को कैमेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका नाम बुसान के शहर के फूल कैमेलिया के नाम पर रखा गया है, जिसे इस साल चैनल की भागीदारी के साथ पेश किया गया था और इसका उद्देश्य फिल्म उद्योग में महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाना है। कोरियाई फिल्म उपलब्धि पुरस्कार के प्राप्तकर्ता दिवंगत ली सनक्यून की स्मृति में एक वीडियो चलाया गया। दोस्तों इसकी जो रेटिंग है IMDb पर 6.6 की है 10 में से, जो कि बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ इसे 2 अक्टूबर 2024 को BIFF फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया था और साथ ही साथ 11 अक्टूबर 2024 को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है। आप वहां पर भी जाकर इसे देख सकते हो। बाकी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है, उस पर भी आप जाकर देख सकते हो। बाकी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ अभी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।